हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। मनोज मिश्रा हैं इसके लेखक। तो आज देखेंगे हम मनोज कुमार मिश्रा की बुक को। आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो शुरू ये यहाँ से हिंदी साहित्य। तो इतिहास व साहित्य एक परिचय यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो चलिए पढ़ रहे हैं हम। स्वागत है आप सभी का। तो देखते हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द इति प्लस हा प्लस आस के योग से बना है। यहाँ इति का अर्थ होता है समाम, हा का अर्थ होता है निश्चित एवं अस का अर्थ होता है होना। जिसका अर्थ पूरा हो गया अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द की परिभाषा यहाँ पे देखेंगे। तो इतिहास शब्द की परिभाषा हम देखेंगे यहाँ पे। पहले देखेंगे हम प्रोफेसर कार्लाइल की परिभाषा को। ये क्या कहते हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। ये प्रोफेसर कार्लाइल कह रहे हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। अब अगला देखेंगे जर्मन दार्शनिक कांट को। जर्मन दार्शनिक कांट को देखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि सृष्टि का वह बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। तो जर्मन दार्शनिक कांट की परिभाषा है कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति का आंतरिक विकास की प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। अब हीगल के अनुसार देखेंगे। हीगल ने क्या कहा कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण नहीं है। क्या कह रहे हैं हीगल कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से समवाद का विकास होता है। ये कौन कह रहा है? हीगल। क्या कह रहे हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से समवाद का विकास होता है। अब देखेंगे इटालियन विद्वान विको को। इटालियन विद्वान विको क्या कह रहे हैं ने इतिहास के संबंध, इन्होंने कहा कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित हुए प्रतिपादित किया। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियाँ सदा समान रहती हैं, अतः विभिन्न युगों के इतिहास में सभी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। तो जो ये हमने देखा विको के अनुसार क्या कह रहे हैं कि इतिहास का संबंध केवल तो क्या कह रहे हैं कि विको कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियाँ सदा समान रहती हैं, अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपनी विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि यानी कि शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाधिक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है।
कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में डार्विन आए थे। उन्होंने क्या परिभाषा दिया, उन्होंने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। नोट: आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया जा सकता है। नोट में क्या है, क्या कह रहे हैं कि आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है। विशेष तथ्य क्या है यहाँ पे? विशेष तथ्य देखेंगे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। अर्थात अतीत के किसी भी तथ्य एवं प्रकृति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जाति के काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो इतिहास कहलाता है। आधुनिक युग में इतिहास को क्या कहना है कि आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों को यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। इतिहासकार को हम उसी श्रेणी में विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान को देते हैं। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का प्रयोग करते रहे हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई, जिससे इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी एवं आध्यात्मवादी रहा। भारत के प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा। इसे व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ उसका गुण कहा जा सकता है, वहीं सैद्धांतिक दृष्टि से यह उसका सबसे बड़ा दोष माना जा सकता है। अगला देखेंगे कि यहाँ पे कि जहाँ भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी या रहा, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी था। क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। और इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए उसके 4 लक्षण स्वीकार किए हैं। उन्होंने क्या कहा कि वैज्ञानिक इतिहास विद्या है, अतः उसकी पद्धति आलोचना होती है। कह रहे हैं कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। यह तर्क संगत विद्या है। इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। यह इतिहास के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है। हालांकि यहाँ पे एक जो है परिभाषा है, तो यहाँ पे परिभाषा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तमी इतिहासम प्रेक्षते। ये महाभारत से लिया गया है। और अगला है आर्य आदि बहु व्याख्या नैवेद्य हर्षचरित
हर्ष यानी कि नैवेद्यम च हर्षचरिताश्रम इतिहास समिति प्रवोक्ताम इतिहास समिति प्रवोक्तम यानी कि प्रवोक्तम भविष्याद भूत धर्म युग। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। अर्थात इसमें क्या है कि अर्थात इतिहास एक ऐसा पूर्वव्रत है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय का उपदेश दिया जा सकता है। ये महाभारत से है और महाभारत से और पुराणों में ऋषियों और महापुरुषों के चरित गानों को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटनाओं की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। अगला देखेंगे साहित्य की परिभाषा। साहित्य की परिभाषा क्या है, तो यहाँ से हम कल देखेंगे साहित्य की परिभाषा से, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। साहित्य की परिभाषा से हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो राधे राधे सभी को। आज हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है हिंदी साहित्य का इतिहास, और वो भी मनोज मिश्रा की बुक से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी।